वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा एडिटोरियल होने वाला है ये थोड़ा एक सीरियस एडिटोरियल है। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वॉच बट डू नॉट वेट ऑन एबोला आउटब्रेक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस टाइटल में क्या बताया जा रहा है, वॉच। यहाँ पे वॉच का मतलब ये नहीं है कि आप देखिए, यहाँ पे वॉच का मतलब है डेट बी अलर्ट। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स में आप थोड़ा अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, बट वेट मत करिए इस चीज़ को आउटब्रेक होने का। ठीक है, और अवेयर रहिए, अपनी जो प्रिकॉशंस है उसे मेंटेन करिए एंड सेफ रहिए। सो लेट्स सी पैसेज में हमें क्या बताया जा रहा है। With unusual alacrity, WHO declared a public health emergency of international concern over the Ebola outbreak in Central Africa, not even waiting for the advice of an emergency committee for expert panelists as in convention. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले तो हम देखते हैं वर्ड अलैक्रिटी का मतलब। अलैक्रिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही एंथुजियाज्म या स्पीड के साथ की गई हो। WHO ने बहुत तेज़ी दिखाते हुए इबोला आउटब्रेक को इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, बिना किसी कमेटी की सलाह और के इंतज़ार के बिना। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आप पहले कमेटी बैठती है, देन ओनली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिना किसी कमेटी के बैठे ही सबसे पहले लोगों जो हमारी इंटरनेशनल इमरजेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑथर ने वर्ड यूज़ किया है अनयूजुअल अलैक्रिटी। यहाँ पे इसका यूज़ किया है जो ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ठीक है, WHO has nevertheless been fated for swift action by global health experts, given that there are several unknown arising from the current strain responsible for the outbreak, the uncommon Bundibugyo strain. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या बताया जा रहा है, पहली चीज़ तो वर्ड आप एक देखेंगे फीटेड। फीटेड का मतलब क्या होता है? फीटेड का मतलब होता है प्रेज करना या किसी चीज़ को ऑनर करना। WHO की तारीफ़ हो रही है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया और कोई लेजीनेस नहीं दिखाई है। खास करके इसलिए क्योंकि बुंडीबुगियो स्ट्रेन एक अनकॉमन स्ट्रेन है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओके, द स्ट्रेन has caused fewer outbreaks in the past, and the efficacy of unusual effective countermeasures such as vaccine, highly effective against the Zaire strain and other therapies, are currently untested with Bundibugyo. सो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप नोट करिए, एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जो वैक्सीन या मेडिसिन जायर स्ट्रेन पर काम कर रही थी वो बूंदीबुगियों पर कितनी असर होगी ये अभी टेस्ट होना बचा हुआ है और हमें नहीं पता है कितनी इफेक्टिव होगी और नहीं होगी। ये इस आर्टिकल का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज विच इज़ The new Ebola outbreak was notified in the Eastern Democratic Republic of Congo and Uganda. It is said to be smaller and confined to a limited cross-border region between two nations, but there are still concerns that because of outgoing conflict and displacement in the region, cases might go undetected, leading to spread and impairing access to care. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आउटब्रेक DRC एंड युगांडा के बॉर्डर्स एरिया में है। वहाँ लड़ाई हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसलिए केसेस पकड़े नहीं जा रहे हैं और वो अनडिटेक्टेड हो जा रहे हैं, जो इसे और डेंजरस बना रहे हैं। ओके, Where were we? Impaired to care. According to WHO, as on May 16, 2026, 8 laboratories confirmed cases. तो WHO के अकॉर्डिंग on May 16 को 2026 में 8 लेबोरेटरी confirmed cases हुए हैं, जहाँ पे 246 suspected cases हैं and 80 suspected deaths
have been reported in DRC Estuary province। तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कितने केसेस मिले हैं, 246 सस्पेक्टेड केसेस मिले और 80 सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। कहाँ पर, DRC Estuary provinces में। 2 lakh confirmed cases including one death with no apparent link to each other have been reported in Kamalpala इन युगांडा। सो यहाँ पे और क्या हुआ है, 2 लाख कन्फर्म टेस्ट्स हैं कि एक डेथ हुई है और जिनका कोई लिंक नहीं था एक दूसरे के साथ, वो रिपोर्ट हुई है काम्पाला में और जो कि है युगांडा में। WHO has listed a clutch of factors: high positivity rate of initial sample, 8 positive among 13 sample, the confirmation of case in Kampala increase trends in syndromic report of suspect cases, and cluster of deaths across Estuary provinces that point towards a potential much larger outbreak than what is being detected। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं, द वर्ड क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है सीरीज ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, कि यहाँ पे एक वजह या दो वजह नहीं है, यहाँ पे एक सीरीज है फैक्टर्स की जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ये सारे सिम्टम्स, डेथ, पॉजिटिव केसेस ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअल आउटब्रेक रिपोर्ट डाटा से कहीं ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज अभी हमारे पास डाटा नहीं है और प्रॉपर नंबर्स नहीं है। At any rate, WHO has rightly taken a risk-averse pathway when dealing with a condition that has a 50% fatality rate. So, fatality rate. While it says that mortality rate can range between 25% and 50% depending on the vital strain, access to medical care and speed of treatment, there are unknowns this time arising out of Bundibugyo strain। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या बताया जा रहा है कि इस रेट पे रिस्क एडवर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉशियस अप्रोच होता है। रिस्क एडवर्स पाथवे का मतलब कॉशियस अप्रोच लेके रखे, उन्होंने सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में रखे हुए हैं और उनको कंसीडर किया है और उस रिस्क के बेसिस पे वो बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं। WHO ने सही किया है कि उन्होंने कॉशियस अप्रोच अपनाया है क्योंकि इबोला बहुत खतरनाक और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या पता चला है कि व्हेन डीलिंग विद अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन के साथ अभी आपको डील करना पड़ रहा है जिसमें 50% फेटियल रेट है और मोर्टेलिटी रेट इसका रेंज करता है बिटवीन 25% एंड 50% डिपेंडिंग ऑन द वायरल स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल केयर को एक्सेस करना, स्पीड ट्रीटमेंट मिलना, और जब आपको पता है कि कॉज का अननोन टाइम है जिसमें आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कितनी जल्दी में वो फैल रहा है, ऐसे बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से डील करना आसान बात नहीं है, इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ती है। Now, Ebola is contagious, can spread from person to person with exposure of body fluids and contaminated surface। तो इबोला क्या है? इबोला एक कंटेजियस डिजीज़ है जो कि स्प्रेड हो सकती है पर्सन टू पर्सन। और कैसे फैल सकती है? बाय एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। किसी भी तरीके का बॉडी फ्लूइड या कंटामिनेटेड सरफेस से अगर एक्सपोजर हो रहा है तो इबोला फैल सकता है एंड कैन बी विशियस, और ये बहुत ही विशियस भी हो सकता है। द हॉरिफिक 2014-2016 आउटब्रेक which swept across Guinea, Liberia and Sierra Leone resulted in over 28,600 reported cases and 11,325 deaths। तो जो कंट्रीज़ में जब इबोला स्प्रेड हो रहा था अराउंड, ये बात है 2014 एंड 2016 के बीच की, जब आउटब्रेक हुआ था ग्विनी, लीब्रिया और सीरिया लियोनी में, तो वहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स,
28,600 रिपोर्टेड केसेस आए थे और वहीं पे 11,325 डेथ्स देखने को मिली थी। इसी के साथ बाय इशूइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल अलर्ट अर्ली ऑन, बाय इशू, जब इन लोगों ने इशू किया है WHO ने हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल अलर्ट, और वो भी इतना जल्दी, WHO हैज़ सोलिसिटेड द कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड इन हैंडलिंग द क्राइसिस। तो WHO ने इतना अच्छा काम किया है इस बार, उन्होंने अर्ली अलर्ट भेजा है ग्लोबली, तो सारी पूरा वर्ल्ड अपने आप को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। Outbreak control activity at this stage must be unfailingly include effective patient contact tracing, intensive support for every patient, safe and dignified burials, vaccination if they work, and social mobilization to spread information about the disease among the people। तो यहाँ पे जो हमारे एडिटर हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है, जैसे कि ट्रेस करना, सपोर्ट करना पेशेंट्स को, उनको सेफ और एक डिग्निफाइड लास्ट रिचुअल प्रोवाइड करना, यानी ब्यूरल प्रोवाइड करना। अगर वैक्सीनेशंस वर्क कर रही हैं तो ऑफकोर्स वो वैक्सीनेशंस को प्रोवाइड करना पूरे सिटीजन्स के अमंग, और सोशल मोबिलिटी से ये स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज अमंग द पब्लिक। तो अब हम देखते हैं हमारे पहली बात तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पे जो टोन है ऑथर का वो क्या है, अर्जेंट और कॉशियस है, क्योंकि वो अलर्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं हमें अबाउट बूंदीबोर्डा स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द ऑथर्स प्राइमरी इंटेंट बिहाइंड द हेडलाइन वॉच बट डू नॉट वेट। Option A, to encourage passive observation of the virus until a vaccine is developed. Option B, to advocate for immediate proactive measure despite the current lack of specific treatment. Option C, to suggest that the outbreak is currently constrained and requires only surveillance. Option D, to highlight the incompetence of international health organization in response to crisis. Option E, to warn that Bundibugyo strain is significantly less dangerous than other known strains। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहली चीज़, जब भी आपका सेंटेंस या क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आप समझ जाइए जो लाइंस में लिखा है उससे ज़्यादा आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपको इन बिटवीन द लाइन आंसर मिलेगा। पहली चीज़, हेडलाइन है वॉच बट डू नॉट वेट। वॉच का मतलब इस सिचुएशन में ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉच का मतलब है देखना नहीं होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करने को बोल रहे हैं हम। और डू नॉट वेट का मतलब है कि इनएक्शन, वेट करना खतरनाक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला जा रहा है प्रोएक्टिव मेजर्स सबसे सही और लॉजिकल है इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि हमें प्रोएक्टिवली मेजर्स लेने चाहिए डिस्पाइट हमारे पास लैकनेस है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। Now let's move to question number 2, vocabulary based question. In the context of the editorial, what does the word caution most closely imply? Option A, indecision and hesitation. Option B, fear and panic among the local population. Option C, vigilance paired with immediate preparatory action. Option D, a strict border lockdown to prevent all raids. Option E, डिसरिगार्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जैसे कि आप देख सकते हैं वोकैबुलरी में आपको डिक्शनरी मीनिंग नहीं चाहिए होता है, ठीक है, बल्कि आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा,
अगर आप किसी बीमारी के आउटब्रेक की बात कर रहे हैं तो कॉशन का मतलब होता है, कॉशन का मतलब डरना नहीं होता है बल्कि अलर्ट रहना होता है, तैयारी करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर आउटब्रेक को संभालने के लिए, उससे गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है विच इज़ विजिलेंस पेयर्ड विद एक्ट विथ इमीडिएट एंड प्रीपेरेटरी एक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है टू स्टे अलर्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकल रीजनिंग assertion. If the statement, the outbreak is currently unfolding in a complex setting marked by insecurity and humanitarian challenge is true, which of the following is a logical consequence of the response effort? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो आरसी का सबसे टफ पार्ट होता है ये, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग की बात होती है। यहाँ आपको डायरेक्ट फैक्ट के बेसिस पे कॉन्सिक्वेंस प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हम ये देखते हैं। द डेवलपमेंट, ऑप्शन ए, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल टीम will be straightforward and without risk. Option B, healthcare workers are at high risk and logistics of containment will be severely hampered. Option C, local population will immediately comply with all international health directives. Option D, the virus will naturally become less virulent due to the environment. Option E, the economic impact of the outbreak will be limited solely to estuary province. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, अगर इन्वायरमेंट इनसिक्योर और इनह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला है तो डायरेक्ट असर वहाँ काम करने वाला है जो कि मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी और सप्लाईज पहुँचाने पर पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन या ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पे और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेल्थ केयर वर्कर्स आर एट हाई रिस्क एंड लॉजिस्टिक्स of containment will be severely hampered. So now let's move to question number 4, sentence improvement. Identify the error or choose the best replacement for underlying segment. The outbreak is larger than current detected and there are concerns related to this outbreak because it is caused by Bundibugyo virus rather than the more common strain. Option A, larger than current detected and there are concerns related to this outbreak because it is caused by Bundibugyo virus. Option B, larger than currently detected, consequently there are concerns related to the outbreak because it is caused by Bundibugyo virus. Option C, larger than current detected and there is concerns related to this outbreak because it is caused by Bundibugyo virus. Option D, larger than currently detected, there are concerns related to this outbreak because it is caused by Bundibugyo virus, या फिर no correction required. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रामर के रूल्स के साथ साथ आर्टिकल का सही इस्तेमाल चेक करना है यहाँ पे हमें। तो रूल यहाँ पे क्या है, किसी भी साइंटिफिक नेम या डिजीज़ के स्ट्रेन के नाम के आगे दा लगाना ग्रामेटिकली सही माना जाता है, सो इट विल बी द Bundibugyo वायरस, ठीक है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है क्योंकि कंसर्न्स प्लूरल है, इसीलिए इसकी जगह आर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, main title or title suggestion. Which of the following would be appropriate alternative title for the editorial? Option A, the history of Bundibugyo virus in Africa. Option B, why vaccine failed to prevent Ebola. Option C, the urgent imperative for proactive Ebola containment. Option D, a detailed analysis for healthcare infrastructure in DRC. और ऑप्शन ई, ग्लोबल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस एंड देयर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी टाइटल की बात होती है, टाइटल वही बेस्ट होता है जो पूरे पैसेज या एडिटोरियल का एसेंस यानी सार पकड़ ले, ठीक है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ये चीज़ सार के बारे में। तो यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एडिटोरियल का पूरा फोकस अर्जेंसी और प्रोएक्टिव से एक्शन पर है, ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो इस एडिटोरियल की स्पिरिट को सही तरीके से डिफाइन करती है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द अर्जेंट इम्पेरेटिव for proactive Ebola containment. With that, we'll end the session for today and we'll meet you in the next class.